हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी विनीता सिंह और आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। तो आज की क्लास को हम बच्चों यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। इट मींस इंडिया पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर कब्जा करा या अपना आधिपत्य जमाया या फिर कॉन्क्वेस्ट करा इंडिया के एरियाज को। तो ऐसा क्या बैकग्राउंड रहा है इसके पीछे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जो है या फिर सभी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पज से आ चुकी थी। अब सभी यहाँ पर ट्रेड रेस में इन्वॉल्व थे, तो उसके बीच में यहाँ पर ब्रिटिशर्स आपको जीतते हुए दिखेंगे। एंड अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर सब चीज़ें जीत चुके थे, तो अब वो यहाँ पर टारगेट करेंगे कि कैसे हम इंडियन एरियाज को भी अपने अंडर में ले पाएं। तो उसी के चलते हम यहाँ पर देखेंगे कि अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर देखा कि इंडिया को अगर हमें कॉन्क्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर मेजर एरियाज कौन से हैं जिनको सप्रेस करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो उसके चलते उन्होंने एक मेजर एरिया यहाँ पर टारगेट करा जिसको बोला जाता था बंगाल। अभी आप सोच रहे होंगे बंगाल मैंने इतना बड़ा क्यों ड्रॉ करा है। तो आज का जो बंगाल हम मैप में देखते हैं ये प्रीवियसली ऐसा नहीं हुआ करता था। बंगाल मीन्स उस समय का आपको यहाँ पर असम, उड़ीसा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल वाला एरिया भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एरिया जो उन्होंने यहाँ पर टारगेट किया वो हुआ करता था बंगाल। बट बंगाल की हिस्ट्री को पढ़ने के पहले हमें बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई। तो देखिए, ये तो थे अलग अलग स्टेट्स, बट सभी को पता है कि दिल्ली वाले रीजन में सेंट्रल पोर्शन में हमेशा यहाँ पर आपको कौन बैठे हुए दिखेंगे इस टाइम पीरियड में, मुगल्स। तो मुगल्स के टाइम पीरियड से ही इनकी हिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले मुगल्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत हुई थी बाबर से, हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर। अब जहांगीर के टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, तो जहांगीर जब 4th नंबर का रूलर था उसके टाइम पीरियड में ही ब्रिटिशर्स यहाँ पर कंपनी के लिए परमिशन मांगने आए थे एंड उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज वगैरह भी ओपन कर ली थी। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में आपको ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ देन 6th नंबर का रूलर जो कि आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पीरियड में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में एंट्री ले चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच अब दोनों ही इंडियन प्लेटफॉर्म पे उतर चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ, इनके टाइम पीरियड तक तो सभी चीज़ें ओके थी, बट एक समय आता है कि जब औरंगजेब जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ आपको वीक सक्सेसर देखने को मिलेंगे जिसमें बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, कुछ इनका यहाँ पर खास नहीं रहा। बट एक 9th नंबर का रूलर आता है जिसका नाम रहता है फारूक शियार। हिस्ट्री में फारूक शियार को जो है एक मूर्ख राजा के नाम से भी जाना जाता है। अब किसी ने इसको ऐसा टाइटल क्यों दिया, आखिर उसके पीछे क्या रीजंस थे। तो जो फारूक शियार नाम का 9th रूलर था इसने कुछ ऐसे ही काम करे थे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो फारूक शियार ने 1717 में एक फरमान जारी कर दिया था, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर उसको एक रॉयल फरमान, या फिर उसी को बोला जाता था दस्तक। दस्तक को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो हम इसको बोल सकते हैं परमिट। अब इसने 1717 में ब्रिटिशर्स से खुश होकर उनको एक रॉयल फरमान जारी कर दिया था, या फिर दस्तक या फिर परमिट। अब ये दस्तक या परमिट क्या बोलता था, तो ये ब्रिटिशर्स को परमिशन देता था कि इंडिया में वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें किसी तरीके का टैक्स या ड्यूटी यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका ये डिसीजन यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि उसकी वजह से आपको यहाँ पर 2 बैटल देखने को मिलेंगे। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था बंगाल मतलब उस समय कौन कौन से एरियाज, तो बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, असम, ये सभी वाला जो पार्ट है इसे मिलाकर बोला जाता था बंगाल। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर बंगाल वाले पोर्शन की, तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही उसने बंगाल का एक नवाब यहाँ पर अपॉइंट कर दिया था जिसे बोला गया मुर्शिद कुली खान। अब मुर्शिद कुली खान जो है यहाँ पर आपको फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। अब मुर्शिद कुली खान जब यहाँ पर आया तो उसने भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करे, जिसके चलते उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, जो कि उसने ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर ली थी। दोनों ही प्लेसेस आपको बंगाल में देखने को मिलेगी। तो मुर्शिद कुली खान का टाइम पीरियड ये रहा। बट मुर्शिद कुली खान के बाद में आपको यहाँ पर सेवरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें कई सारे और भी नवाब आएंगे। एंड एक समय आएगा यहाँ पर जब नवाब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चालू कर देंगे कि ओके, मुगल्स हमारे ऊपर हैं, हम मानते हैं, बट हमारे भी ऑटोनोमस रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। हम उनके अंडर में काम ज़रूर कर रहे हैं, बट हम भी अपने एरिया के लिए पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाएंगे, और अगर किसी भी कंपनी को यहाँ पर ट्रेड करना है तो उसको उन्हें चीज़ों को फॉलो करना होगा।
अब मुर्शिद कुली खान के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा जो नवाब आया उसका नाम हुआ करता था शुजाउद्दीन मोहम्मद। शुजाउद्दीन मोहम्मद यहाँ पर कुछ खास नहीं था, बट यस उसके आर्मी में एक पर्सन हुआ करता था जिसका नाम था अली वर्दी खान। ये अली वर्दी खान जो है ये बहुत ही एम्बिशियस टाइप का पर्सन हुआ करता था। अब ये अपनी स्किल्स के आधार पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आर्मी में भी अपनी एक हाईएस्ट पोजीशन पे चला जाएगा। एक समय आएगा जब उसको यहाँ पर एक सुबेदार टाइप भी यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आया सरफराज खान। ये भी कुछ खास नहीं रहा, बट अब अली वर्दी खान जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हुआ करता था, तो उसने मौका देखते हुए कि नवाब जो है बंगाल का वो तो बहुत ही वीक टाइप का है, तो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, उसको फिनिश कर दिया। और अब गद्दी पर कौन आ गया था यहाँ पर? अली वर्दी खान। तो मेन कैंडिडेट्स में आपको देखने को मिलेगा मुर्शिद कुली खान, देन सम वीक सक्सेसर, देन यहाँ पर नेक्स्ट कौन? अली वर्दी खान। अब अली वर्दी खान के टाइम पीरियड में सब कुछ यहाँ पर चलता रहा ओके, बट उसके बाद जिसने सक्सीड करा था वो हुआ करता था उसका ग्रैंडसन, जिसका नाम था यहाँ पर सिराजुद्दौला। और इस ग्रैंडसन ने यहाँ पर पूरी हिस्ट्री चेंज करके रख दी। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो उसे यहाँ पर पता चला कि ब्रिटिशर्स बंगाल वाले एरिया में ड्यूटी फ्री ट्रेड करते हैं। तो सिराजुद्दौला को यहाँ पर लगा कि फिर हमारे नवाब होने का मतलब क्या है, अगर ये लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड करते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करते हैं, देन यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। तो सिराजुद्दौला ने यहाँ पर सभी यूरोपियन कंपनीज को बुलाया और बोला कि देखो अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो ब्रिटिशर्स ने तो सीधे यहाँ पर डिनायल कर दिया कि नहीं, हम हायर अथॉरिटी से मुगल से परमिशन लेकर आए हैं, तो हम आपको यहाँ पर किसी तरीके का टैक्स वगैरह बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। तो ये भी एक कारण था कि यहाँ पर जो है उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया था। एज वेल एज अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है फारूक शिया ने क्या इशू करा था? दस्तक इशू करा था। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इस दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। कैसे मिसयूज कर रहे थे कि खुद तो उसको यूज़ करते थे ओके, बट अब वो दूसरों को इसे सेल भी करने लगे थे कि भाई तुम इसे खरीद लो और तुम भी यहाँ पर फ्री में ट्रेड किया करना। तो एक तरीके से यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा था दस्तक का। तो ये चीज़ भी सिराजुद्दौला से यहाँ पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा इन दोनों के बीच में राइवलरी का या फिर दुश्मनी का। तो एक तो कारण ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे क्या हुआ, तो जब यहाँ पर सिराजुद्दौला नवाब बना तो सिराजुद्दौला ने सभी कंपनीज को बुलाया, जिसके चलते आप देख सकते हैं फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स दोनों ही उसके पास गए एंड दोनों से उसने बोला कि अब से आपको यहाँ पर जो है मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो उसी के चलते यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक तो उससे बोला कि भाई हम लोग बंगाल में फोर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। रीज़न में उन लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन करा कि फोर्टिफिकेशन करना है क्योंकि हमें अदर लोगों से यहाँ पर खतरा है। सिराजुद्दौला की एक तो आप यहाँ पर बात नहीं मान रहे थे टैक्स वाली, सेकेंडली आप फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो। तो उसने सीधे मना कर दिया कि फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स दोनों ही यहाँ पर फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का फोर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये एक कारण हुआ जिसके कारण भी इन लोगों के बीच में राइवलरी जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स नहीं माने। जब ब्रिटिशर्स नहीं माने और वो उसके ऑर्डर्स को कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है डिसओबे कर रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, तो गुस्से में आकर नवाब जो है अपनी आर्मी लेकर ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट की तरफ बंगाल में पहुँचा। एंड बंगाल में वो कहाँ पर पहुँचा? तो उस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम, जो कि किसका सेटलमेंट हुआ करता था? यहाँ पर ब्रिटिशर्स का। तो फोर्ट विलियम में यहाँ पर कौन मौजूद थे? ब्रिटिशर्स मौजूद थे। तो नवाब अपनी आर्मी लेकर किस तरफ मार्च किया? टूवर्ड्स फोर्ट विलियम। अब यहाँ पर जितने भी लोग इसको पकड़ में आए, जितने भी लोगों को ये कैप्चर कर पाया, इसने सभी लोगों को एक रूम में बंद कर दिया। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग यहाँ पर कैसे पूरे कंप्लीटली कंजेस्टेड टाइप से भरे हुए हैं। सभी को एक रूम में इसने बंद कर दिया। हिस्ट्री में बोला जाता है अप्रॉक्स यहाँ पर 146 पीपल को एक छोटे से रूम के अंदर लॉक कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनको ओपन किया गया तो उसमें से हार्डली यहाँ पर आपको 23 पीपल ही थे जो कि अलाइव मिले थे। तो बाकियों का क्या हुआ? बाकियों की अगर हम बात माने तो उन लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। अभी जिन लोगों की डेथ हुई थी वो लोग कौन थे? यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स में इतने सारे लोग मारे गए, क्या ये बात ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जो यहाँ पर रहेंगे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एंड ये जो इवेंट जिसके चलते एक छोटे से रूम के अंदर इतने सारे ब्रिटिशर्स को लॉक कर दिया गया था, हिस्ट्री में इसे एक नाम दिया गया है और इसे बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी।
या फिर और अगर हम देखें तो इसे काल कोठरी की घटना भी बोला जाता है कि एक सिंपल सी कोठरी के अंदर यहाँ पर सभी को बंद कर दिया गया, जिसके कारण इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी बच्चों, वो किसके द्वारा हुई थी? तो वो हुई थी यहाँ पर सिराजुद्दौला के द्वारा। सेकेंडली, इसके अंदर किसको कैप्चर किया गया था या बंद कर दिया गया था? तो ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पर ये इवेंट हो गया। अब जो कुछ भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ से भाग के निकल पाए, वो भाग कर तुरंत उन्होंने अपने दूसरे ऑफिसर्स वगैरह को कांटेक्ट किया कि भाई ये नवाब जो है ये तो गुस्से से पूरा आग बबूला हो गया है, पागल हो गया है और ये सभी को मार देगा, अब कुछ करना होगा। तो वहीं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देखा था कि अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो इंडिया के मैप में ये वाला पोर्शन जहाँ पर हुआ करता था मद्रास, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का क्या हुआ करता था? हेडक्वार्टर हुआ करता था। बिल्कुल, अब यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था और यहाँ पर जो इनकी तरफ से ऑफिसर बैठा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अब जब रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पता चली कि नवाब ने ऐसा कोई इंसिडेंस कर दिया है जिसमें हमारे इतने सारे भाई बंधु मारे गए हैं, तो तुरंत यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी आर्मी लेकर किस तरफ प्रोसीड करा? टुवर्ड्स बंगाल। अब यहाँ पर एक साइड पर थी नवाब की आर्मी और एक साइड पर थी यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स की आर्मी। रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी यहाँ पर नवाब की आर्मी पर भारी पड़ने लगी। तब दोनों के बीच में एक ट्रीटी कराई गई, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। किसके बीच में हुई थी बच्चों? ये बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब। क्या हुआ था इस ट्रीटी के अंदर? तो इसके अंदर ब्रिटिशर्स को कुछ राइट्स दे दिए गए थे, जिसके अंदर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, मतलब अब से आप अपने खुद के सिक्के बना सकते हो। सेकेंडली, अब आप ड्यूटी फ्री ट्रेड भी कर सकते हो एज यूजुअल, जैसा कि आप कर रहे थे। थर्डली, फोर्ट विलियम जो कि यहाँ पर नवाब ने अपने अंडर में ले लिया था, वो भी ब्रिटिशर्स को रिटर्न कर दिया गया। एंड फोर्थ, वो लोगों को अलाउ कर दिया गया था कि अब से आप लोग अपनी आर्मी भी रख सकते हैं। तो इस इवेंट के बाद यहाँ पर क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब देखो, नवाब ने जो कुछ भी किया था, ब्लैक होल ट्रेजेडी सबसे बड़ा इशू था, बहुत इंटेंस इशू था, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव के मन में भी उसके लिए एक तरीके से हेट्रेड क्रिएट हो चुका था कि अब उसे कैसे भी कर यहाँ पर नवाब को जो है एग्जीक्यूट करना था, उसे खत्म कर देना था। कि अब वो नवाब को नवाब तो नहीं रहने देगा, कि नवाब ने इतनी हिम्मत दिखाई कि ब्रिटिशर्स को उसने मार दिया, या उसकी हरकत की वजह से इतने सारे ब्रिटिशर्स मारे गए। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर डिसाइड कर चुका था कि अब मैं नवाब को नवाब नहीं रहने दूंगा। तो उसके चलते उसने यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करी। क्या होती है कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी मतलब एक तरीके का षड्यंत्र। तो यहाँ पर उसने षड्यंत्र प्लान किया कि नवाब को अगर मरवाना है देन हमें किसकी हेल्प लेनी होगी। तो अगर नवाब को कोई मरवाना चाहता है तो जो कोई भी उसके खास लोग होंगे, क्लोज लोग होंगे, उनको अपनी तरफ मिलाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जाएंगे और नवाब के जो यहाँ पर बहुत ही क्लोज लोग रहेंगे उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, उनको अलग अलग तरीके से ब्राइब किया जाएगा। एंड इन सभी के बीच में जो सबसे बड़ा ट्रेटर का रोल निभाएगा, गद्दार का रोल निभाएगा, उसका नाम रहेगा मीर जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा, आखिर ये कौन था मीर जफर? तो ये नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ हुआ करता था, जिसके अंडर पूरी आर्मी हुआ करती थी। देखिए, अभी ज़रूरी नहीं है राजा या नवाब जो है वही अपनी आर्मी को ऑर्डर दे कि आप ऐसा करो, वो सिंपली बैठा रहता है एक सिंबल के रूप में। एंड उसके बिहाफ पे कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? तो वो होता है उसका कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ जो ऑर्डर देता है, आर्मी वही एक्शंस यहाँ पर लेती है। तो बिल्कुल यहाँ पर मीर जफर जो कि उसका कमांडर इन चीफ था या आर्मी का प्रमुख हुआ करता था, रॉबर्ट क्लाइव ने उसके साथ यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी प्लान कर ली पूरी कि भाई नवाब को मरवाना है और अब तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अब आप लोगों के मन में आएगा कि ऐसा क्या यहाँ पर प्रपोजल दिया गया होगा मीर जफर को जिसके चलते वो मान गया नवाब को मरवाने के लिए। तो मीर जफर को यहाँ पर प्रॉमिस किया गया था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को फिनिश करने में हमारी हेल्प करते हो देन अगला नवाब तुम्हें बनाया जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्या प्रॉमिस किया गया था उसको? नेक्स्ट नवाब या नवाबशिप जो है उसको प्रॉमिस की गई थी कि अगला नवाब बनाने में आपकी यहाँ पर हेल्प की जाएगी। ये देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी बातें की है वो सब यहाँ पर मेंशन की गई है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं इसको कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड इन 1757 in Bengal and continued up to 1856 in अवध। इट मीन्स ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने बंगाल से शुरुआत करी थी एंड उनका कॉन्क्वेस्ट, उनका एरिया एक्सपांशन कब तक चलता रहा? टिल 1856, जब तक उसने अवध को भी कैप्चर नहीं कर लिया। सेकेंडली अगर हम बात करें तो 50% एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था। देन अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी होगा, देन बैटल ऑफ बक्सर एंड सो ऑन। ये भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि मीर जफर को बिल्कुल अपने अंडर में ले लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने कि तुम्हें हमारी मदद करनी है नवाब को नवाब की पोजीशन से हटाने के लिए और उसको मारने के लिए। अब यहाँ पर प्लान किया जाता है कि बट अगर हमें नवाब से लड़ना है तो एक बैटल होना पड़ेगा, आखिर उसको कैसे प्रोवोक किया जाए कि वो हमसे लड़ाई करने आए। तो उसके चलते एक इंसिडेंस हो जाता है कि अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर बंगाल वाले एरिया की, तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही सेटलमेंट थे, बंगाल में और भी यूरोपियन कंपनीज थी, जिसमें चंद्रनगर नाम की एक जगह हुआ करती थी जो किसके अंडर आती थी, फ्रेंच के अंडर आती थी। सो इन ऑर्डर टू प्रोवोक नवाब को उकसाने के लिए यहाँ ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, जो फ्रेंच का सेटलमेंट होगा चंद्रनगर में उस पर अटैक कर देंगे। अगर आप बंगाल में जाकर फ्रेंच के एरिया पे अटैक कर रहे हो, इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप नवाब के ऊपर अटैक कर रहे हो कि आप उसको कुछ कंसिडर ही नहीं करते हो और आप उसके एरिया में जाकर किसी पर यहाँ अटैक कर रहे हो। तो बिल्कुल यहाँ पर नवाब को आ जाता है गुस्सा और वो बात करेगा अपने कमांडर इन चीफ मीर जफर से कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं इनकी इतनी हिम्मत हो रही है डे बाय डे और ये मान ही नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। तो यहाँ पर जो उसका मीर जफर रहेगा वो उसको सजेस्ट करेगा कि ठीक है अब की बार हम लोग एक बैटल करते हैं और ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली बंगाल से एलिमिनेट कर देंगे। नवाब खुश हो गया कि अरे वाह, मेरा कमांडर इन चीफ मेरा इतना साथ दे रहा है तो चलो बैटल होना ही चाहिए। एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक बैटल प्लान किया जाता है हिस्ट्री में जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कब हुआ था 1757 में। अभी दो पार्टीज की अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो, एक साइड नवाब की आर्मी होगी और एक साइड ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी। उससे पहले थोड़ा सा कॉजेज देख लेते हैं जो अभी तक हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं। अब देखिए कॉजेज में अगर हम बात करें तो पहली कॉज थी इसकी ब्लैक होल ट्रेजेडी इंसिडेंट्स, ये अभी हम देख चुके हैं। उसके अलावा फोर्टिफिकेशन इशू कि ब्रिटिशर्स जो है फोर्ट बनाना चाहते थे बट मना कर दिया गया था। थर्डली मिसयूज ऑफ दस्तक, बिल्कुल जो फारूक शियाने ने दस्तक दिया था ये लोग उसका मिसयूज कर रहे थे, अब दूसरों को उसे सेल आउट कर रहे थे। तो ये भी एक कारण था जो कि बैटल ऑफ प्लासी के पीछे एक रीजन बना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राय वल्लभ नाम का एक बंदा हुआ करता था जो कि ढाका का दीवान हुआ करता था, तो वो भी नवाब के अगेंस्ट में था। एंड अगर कोई नवाब का दुश्मन है और अगर उसे ब्रिटिशर्स अपने यहाँ शरण दे देते हैं, शेल्टर दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स भी उसके दुश्मन बन जाएंगे। तो वो भी एक कारण था कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने राय वल्लभ को शेल्टर दिया था एंड नवाब इस बात से गुस्सा था, जिसके चलते भी उसने ब्रिटिशर्स पर अटैक किया। तो ये सब कारण थे जिसके कारण से आपको 23 जून 1757 को बैटल देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है द बैटल ऑफ प्लासी। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था, तो एक साइड से यहाँ पर आपको किसकी आर्मी देखने को मिलेगी, नवाब की आर्मी। नवाब की आर्मी के बिहाफ पे यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मीर जफर रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्सेस यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस साइड पे कौन देखने को मिलेगा, रॉबर्ट क्लाइव, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों के बीच में बैटल होने ही वाला रहता है कि बट इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी तो पहले ही डिसाइड हो चुकी थी कि क्या करना है। तो मीर जफर यहाँ पर नवाब को बोलेगा कि नवाब आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, तो आपको यहाँ पर अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, आप अपने आप को सेफ रखो, बाकी का युद्ध यहाँ पर मैं देख लूँगा। तो नवाब भी पूछेगा ऑब्वियस सी बात है अब क्या करना है। तो नवाब को कॉन्स्पिरेसी के चलते दोबारा उसके पैलेस के अंदर भेज दिया गया कि आप जाओ और पैलेस में जाकर सेफ हो जाओ। एंड यहाँ प्लान किया जाता है कि जैसे ही नवाब पैलेस में एंट्री लेगा देन उसको मीर जफर के ही कुछ खास लोगों के द्वारा यहाँ पर मरवा दिया जाता है, खत्म करवा दिया जाता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर नवाब मारा जाता है। अब दोनों की आर्मी आमने सामने खड़ी थी बट क्या इन लोगों में कोई खास फाइट हो पाई, नहीं। हिस्टोरियंस ने बैटल ऑफ प्लासी को लेकर कमेंट्स दिए हैं जिसके चलते उन्होंने कहा है कि बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा बैटल था हिस्ट्री में जो कि कभी लड़ा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए क्या था, कॉन्स्पिरेसी था, वो कोई ऐसा बैटल नहीं था जो कि एक्चुअल में हुआ हो। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर नवाब मारा गया। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब अगला नवाब कौन बनेगा, जिसको प्रॉमिस किया गया था। तो कैसे प्रॉमिस किया गया था, प्रॉमिस किया गया था यहाँ पर मीर जफर को। अब ये देखो नवाब वॉज किल्ड, अभी नवाब को मार दिया गया तो अगला नवाब किसे डिक्लेयर करा गया यहाँ पर, मीर जफर को। अब मीर जफर बहुत खुश हो गया कि अरे वाह मुझे नवाब बना दिया गया है। बट मीर जफर को नवाब बनाया गया, इसकी उससे कीमत भी वसूली जाएगी, उससे कई सारे एरियाज के राइट ले लिए जाएंगे। करीबन 24 परगनाज रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रहती है कलकत्ता में, वो जो किसको दे देता है, ब्रिटिशर्स को दे देता है। उसके अलावा 2 करोड़ का कंपनसेशन भी देता है वो ब्रिटिशर्स को नवाब बनाने के एवज में। तो यहाँ पर कई सारा अमाउंट जो है वो चुका
चुका देता है। बट ब्रिटिशर्स जो है उनका भी लालच कभी खत्म नहीं होता है, तो वो उसको यहाँ पर यूज़ करते रहते हैं। बट उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो एक पपेट रूलर की तरह यहाँ पर काम करें। बट मीर जफ़र भी इस चीज़ को कब तक करेगा, एक समय आता है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं यहाँ पर पपेट रूलर की तरह काम नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसा ही करना है तो मेरे नवाब बनने का मतलब क्या है। तो अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स प्लान करेंगे कि मीर जफ़र जो है इसको भी नवाब की पोजीशन से हटाना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। देन दूसरा कैंडिडेट जो चुना गया था वो था मीर कासिम। ये कौन था, तो ये मीर जफ़र का ही सन इन लॉ हुआ करता था, उसी का ही दामाद हुआ करता था। मीर कासिम से पूछा गया, नवाब बनना है तुम्हें? उसने बोला हाँ मुझे तो बनना है। बोले हमारी बात मानोगे? बोले हाँ मानूंगा। बोले ठीक है डन, आज से मीर जफ़र को नवाब की पोजीशन से हटाते हैं और अगला नवाब कौन बनाया जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम को भी यहाँ पर नवाब बना जाएगा, उससे भी सेम चीज़ें एक्सपेक्टेशन करी जाएगी। वो तो इनफैक्ट यहाँ पर ब्रिटिशर्स के इंटरफेयर से दूर होने के कारण अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर लेगा। वो अपनी कैपिटल यहाँ पर मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लेगा, मतलब वो बंगाल से बेचारा बिहार शिफ्ट हो गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं यहाँ पर इंटरफेरेंस कम करे। बट नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उससे भी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ रिवेन्यू मांगा जाएगा कि चलो इतना पैसा हमें दो, हमने तुम्हें नवाब बनाया है। एक समय आएगा जब रॉयल ट्रेजरी यहाँ पर खाली होने लगेगी। देन मीर कासिम को भी रियलाइज होगा कि नहीं, ऐसा पपेट बन के तो काम नहीं किया जा सकता है। वो भी मना कर देगा, एक दिन हाथ खड़े कर देगा। देन ब्रिटिशर्स यहाँ पर सोचेंगे कि नहीं, अब ये भी हमारे काम का नहीं रहा, अब ये भी नवाब नहीं रह सकता, अब फिर से किसी को रिप्लेस करना होगा। देन यहाँ पर अगेन रिप्लेसमेंट होता है और अगेन कौन नवाब बन जाता है, मीर जफ़र, जो कि रिश्ते में उसके कौन लगते थे, फादर इन लॉ। अब देखो भाई, जब दामाद को यहाँ पर नवाब बनाया गया था तब इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट अब जब ससुर जी को दोबारा बनाया जाएगा तो दामाद इस बात से बहुत गुस्से में आ जाएगा और वो डिसाइड कर लेगा कि इन ब्रिटिशर्स का तो मैं एंड करके ही रहूँगा, आखिर इन्होंने मुझे इस पोजीशन से कैसे हटाया। वो भी बहुत एम्बिशियस था, उसे भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना था, वो कब तक एक पपेट बनकर काम करता। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण यहाँ पर हिस्ट्री में आपको नेक्स्ट बैटल देखने को मिलेगा जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर। तो ये आपको कॉजेस समझ में आई कि किस वजह से आगे आने वाले समय में एक बैटल और होगा जिसे बोला जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए, बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम कॉजेस की बात करें तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वॉज ओवर, मीर जफ़र वॉज मेड एज ए नवाब। ही गेव 24 परगनास, इट मीन्स 24 एरियाज जो है उसने किसे दे दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। एज वेल एज 1.77 करोड़ का कंपनसेशन भी दिया था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब बनने के लिए। आफ्टर दैट मीर जफ़र वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, बट अब एक फ्रिक्शन स्टार्ट हो चुका था दोनों के बीच में। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे हमारे अकॉर्डिंग काम करें, मीर जफ़र चाह रहा था कि मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूं। एज ए रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम। अब मीर कासिम जब नया नवाब बना वो 1760 से लेकर 1763 के बीच में देखने को मिलेगा। उसने अपने 3 डिस्ट्रिक्ट जो है चिटगोंग, मिदनापुर एंड बुर्डवान, ये किसको दे दिए थे, ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। उसके अलावा वो यहाँ पर पपेट की तरह काम नहीं करना चाहता था, एज वेल एज उससे कोई इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए था। तो मैंने आपको बताया था उसने अपनी कैपिटल शिफ्टिंग कर ली थी मुर्शिदाबाद से कहाँ, मुंगेर, जो कि कहाँ आता है, बिहार में आता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर कॉजेज थी इस बैटल के पीछे। और क्या हुआ उसके बाद, इन 1763 मीर कासिम जो है उसको भी डिसमिस कर दिया गया। अगेन यहाँ किसको लाया गया, मीर जफ़र को। दिस वॉज द मेन रीजन फॉर द बैटल ऑफ बक्सर। अब इसके आगे क्या होगा, इसकी अगर अब आगे बात करें तो मीर कासिम डिसाइड कर लेता है कि मुझे ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चल पाएगा। बट अकेले तो वो फाइट करने से रहा, तो वो यहाँ पर एक अलायंस बनाएगा, वो कुछ लोगों की यहाँ मदद लेगा। अलायंस मतलब आई होप आप समझते होंगे, अलायंस मतलब होता है संगठन। अब देखो, वो कुछ लोगों का यहाँ पर अलायंस बनाएगा जिसके चलते वो किस किस की मदद लेगा, तो मीर कासिम जो है अपने नियर बाय स्टेट जो कि अवध यूपी, वहाँ पर जाएगा और वहाँ का नवाब जो रहता है शुजा उद्दौला, इट्स नॉट सिराज उद्दौला, ये क्या है, शुजा उद्दौला। तो अवध के नवाब के पास जाएगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा उसका नाम रहेगा शुजा उद्दौला। उसके अलावा मुगल एम्परर जिनका नाम रहेगा शाह आलम II,
उनकी भी मदद लेगा। एंड यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि ये तीनों मिलकर किससे फाइट करने वाले हैं, ब्रिटिशर्स से। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 पार्टीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक हो गए हैं अवध का नवाब शुजाउद्दौला, एक हो गया है शाह आलम II जो कि मुगल एम्परर है, एंड थर्ड वन इज मीर कासिम। तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैटल करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। एंड एज अ रिजल्ट तीनों के बीच में यहाँ पर बैटल भी होता है। सो एक साइड पर आपको ये अलायंस, जस्ट अ सेकेंड, एक साइड पर आपको ये अलायंस देखने को मिलेगा तीनों का, वर्सेस एक साइड पर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स। अब बताइए किसको जिताना है दोनों में से। अब हम यहाँ पर बात करें तो ये जो तीनों का अलायंस रहता है ये यहाँ पर हार जाता है और जीत किसकी होती है, ब्रिटिशर्स की होती है। एंड हम प्रीवियस टाइम से ही देखते हुए आ रहे हैं कि हर बार बैटल के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, एक ट्रीटी देखने को मिलती है। बट अब यहाँ 3 पार्टी हैं तो तीनों पार्टी से अलग अलग ट्रीटीज करी जाएगी, जिसमें मीर कासिम जो रहता है वो यहाँ से भाग चुका होता है। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं शुजाउद्दौला तुम और शाह आलम II तुम दोनों ही हमारे पास आओ और तुम दोनों से ही कोई ट्रीटी करी जाएगी। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, तो अब एक ट्रीटी होती है जिसमें शुजाउद्दौला जो है उससे बोला जाता है कि चलो तुम्हें क्या होगा, यहाँ पर 3 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाएगा इस ट्रीटी के चलते। मतलब सॉरी, ये जो प्लानिंग हुई थी ये मीर कासिम और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो बदले में तुम्हें ये सब दिया जाएगा। एंड फाइनली फिर वो लोग बैटल यहाँ पर हार गए। जो बैटल कब हुआ था, 1764 में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। अब इसके अंदर क्या हुआ था, तो इसके अंदर प्लानिंग की गई थी कि अब नेक्स्ट जो है शाह आलम II को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ देना होगा। तो इसके चलते देखिए, आफ्टर द वॉर ऑफ बक्सर द ब्रिटिश कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन सी ट्रीटी हुई है सबसे पहले यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कब हुई है 1765 में। अब इसके चलते यहाँ पर ये प्लानिंग की गई थी कि शाह आलम II जो कि मुगल एम्परर है, इससे क्या लिया जाए, तो इससे ब्रिटिशर्स ने जो ले लिए थे वो थे दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब कि टैक्स कलेक्शन के राइट्स। कौन सी चीज़ों के टैक्स कलेक्शन के राइट, तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करती थी, जिसमें एक थी आपकी बंगाल, एक थी बिहार और एक थी उड़ीसा। इन तीनों के टैक्स कलेक्शन के राइट्स यहाँ पर किससे ले लिए गए थे, शाह आलम II से, और उन अधिकारों को क्या बोला जाता था, दीवानी राइट्स। एक और कौन बचा, शुजाउद्दौला से भी यहाँ पर इलाहाबाद और कोरा नाम की जगह जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले ली थी। एंड लेटर ऑन शाह आलम II को दे दी थी कि चलो तुम्हें ये प्रोविंस देते हैं, बदले में तुम हमें क्या दे दो, दीवानी राइट्स दे दो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बैटल एंड हुआ। बट इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, इसके बाद आपको क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो देखिए, आफ्टर द वॉर ऑफ बक्सर द ब्रिटिश कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। इसके अंदर ड्वेल गवर्नमेंट लाई गई थी, कहाँ पर, बंगाल में। ड्वेल गवर्नमेंट मतलब ये बाय नेम ही बता रही है कि अब यहाँ पर 2 लोग रूल करेंगे। 2 लोग रूल करेंगे मतलब कि कौन, एक होगा दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन, एक होगा निजामत एडमिनिस्ट्रेशन। दीवानी मतलब जितना भी मॉनेटरी राइट्स है, जितने भी मनी रिलेटेड राइट्स है, वो यहाँ पर आपको किसके हाथ में देखने को मिलेंगे, ब्रिटिशर्स के हाथ में। या फिर सेकेंडली अगर हम बात करें निजामत एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि लॉ ऑर्डर डिफेंस, मतलब जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किसको दिया जाएगा, यहाँ पर नवाब को। और मनी रिलेटेड पावर वाला काम किसको दिया जाएगा, यहाँ पर ब्रिटिशर्स को, या ब्रिटिशर्स जिस भी बंदे को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे उसको। इट मीन्स नवाब जो है यहाँ पर वो सिंपली अब यहाँ पर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रह गया था, या फिर उसको किसी भी तरीके के यहाँ पर पावर नहीं दिए गए थे। अब जब उसको पावर नहीं दिए गए हैं तो इसका एंड क्या होने वाला है, अगर उसको पावर नहीं दिए गए हैं इट मीन्स वो ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा। एंड उसी समय की बात रहती है कि आने वाले समय में बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसके चलते बंगाल की कंडीशन पूरी वर्स्ट हो चुकी थी। कंपनी उस पर कोई ध्यान दे नहीं रही थी। नवाब ध्यान कैसे देता, उसके पास कोई मॉनेटरी राइट्स नहीं थे। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब यहाँ पर बंगाल में किसका रूल होने लग गया था, तो वो रूल होने लगा था यहाँ पर ब्रिटिशर्स का। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली रूल करने लग गए थे। एंड एज ए रिजल्ट आने वाले समय में वो यहाँ पर अपने कुछ पर्सन अपॉइंट करेंगे, जिसके चलते रॉबर्ट क्लाइव जो है ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। उसको फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की तरह अपॉइंट किया गया था। एंड ड्वेल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ड्वेल गवर्नमेंट भी कौन लाया था बच्चों, तो वो भी रॉबर्ट क्लाइव ही लाया था। एंड आने वाले समय में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग नाम का एक पर्सन आएगा जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा।
अभी तक हमने देखा गवर्नर ऑफ बंगाल, बट अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड उसे रियलाइज होगी यहाँ पर ये चीज़ कि ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है, तो आने वाले समय में वो ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम को क्या कर देगा, एबॉलिश कर देगा। तो लाया कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। वो खत्म कौन करेगा, वॉरेन हेस्टिंग। और उसे क्या बनाया जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस तरीके से बंगाल जो है कंप्लीटली अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स के हाथ में